हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन। तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने स्टार्ट किया, बोलते बोलते करते करते थोड़ा सा फैल गए। अब उतना यार फैलना भी पड़ता है, नहीं तो चीज़ ही समझ में नहीं लगेगी। तो यार आज का लेक्चर वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी ही है जो कल तक हमने किया था, बिल्कुल उसकी कंटिन्यूटी है। वो तो एकदम लंबा हो जाता, एक ही दिन में वैसे भी होना नहीं था, और वैसे ही 2 घंटे का लेक्चर देख के बंदा डर जाता है। तो हमने इसको 2 पार्ट में रखे हैं, तो कल वाले लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है। मान के चलो जहाँ पे कल हमने खत्म किया था वहीं से क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं हमने डिस्कस कर लिया। 2 तरह की वेव्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल हमने 11वीं कक्षा में कर ली हुई हैं। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिकली ऑसिलेट किसने करना है बेटा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ने। फिर हमने 3 पॉइंट शायद कवर अप किए लास्ट टाइम। नंबर 1 कि हाउ ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। एक लाइन मैंने रटने के लिए बोला था, एक बार मन में बोलो, मैच करो फिर मेरे से कि लाइन क्या बोली थी मैंने। हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस। ऑसिलेटिंग चार्जेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, बाय यूजिंग अ टैंक सर्किट। टैंक सर्किट, टैंक सर्किट क्या था, एक L और C कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के साथ लगा के छोड़ दो, अपने आप ही वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहेगी, चार्ज ऑसिलेट करेगा, ईएम वेव प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन थी, रिप्रेजेंटेशन में डायग्राम था। डायग्राम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो किए जाते हैं, और दोनों के दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर शो किए जाते हैं। उसके अलावा फिर हमने इक्वेशन में हमें पता लगा कि ई नोट होता है, बी नोट होता है, कैसे ओमेगा दिख रहा है उसमें, कैसे के दिख रहा है, बाकी उसका यूज करना न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के एग्जाम में आ जाते होते हैं। फिर हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया बेटा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या निकला था अपने पास, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, या फिर वैक्यूम में C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा यही चलता है, C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर V इक्वल टू क्या निकाल लिया था आपने, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करके ये आया था अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। और हमने बोला था इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, n के इक्वल। यहां पे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैसे म्यू से डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी बुक वाले n से करते हैं। यहां मैंने भी n से इसलिए कर दिया क्योंकि म्यू ऑलरेडी यूज हो रहा है यहां पर। यहां तक शायद अपनी बात हो गई थी। अब ये तीसरा पॉइंट बनकर आ रहा था। अभी 1-2 पॉइंट और बोलते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक एनर्जी की बात करते हैं बेटा। अगला पॉइंट लिखना, चौथे नंबर पे मैंने बोला कल वाले लेक्चर की ही कंटिन्यूटी है मेरे भाई, कंटिन्यूटी। अगली बात हम करते हैं एनर्जी की बेटा। ठीक है जी। अब कोई भी ईएम वेव है बेटा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, ये ईएम वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं। फिर मैंने कैपेसिटर इंडक्टर से भी समझाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। कभी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, कभी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये वेरिएबल सी रहती है तो हमें एवरेज की बात करनी पड़ती है। ओके, तो एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं बेटा, डायरेक्ट ही है। ये म्यू यू है, यू थोड़ा टेढ़ा सा लिख दिया मैंने। टेढ़ा सा इसलिए लिख दिया, ये एक्चुअली एनर्जी नहीं, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला लिखूंगा। एनर्जी का नहीं है ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। एनर्जी होती तो मैं यू से डिनोट करता, बस ये लगा लो, कंफ्यूजन ना हो जाए। यू की बजाय ये बड़ा वाला यू और थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, तो ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब ये एनर्जी, किसी भी ईएम वेव की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है जी। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी हो सकती है बेटा, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
यार ऐसे ही बना देता हूँ यू, ये तो म्यू है ना, उसके साथ कंफ्यूज ना करना, यू ऐसे ही बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक वाला मजा सा नहीं आता, ये वाला यहाँ खींच दूंगा तो म्यू हो जाएगा, बस यहाँ नहीं खींचा मैंने, ये यू है, बस वो म्यू के साथ ना कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैं वैसा बना रहा था। भाई ये यू है, यू मतलब एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो याद रखना है फार्मूला, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी हो सकती है। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है उसका फार्मूला क्या है, याद रखना मेरे भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इस फॉर्म में है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। याद रखना, मैं बोल रहा हूं बार बार, अब कहां से आए मत पूछो ये कि कहां से आए, बस नोट कर लो। यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और यू बी इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ध्यान रखना यहां पे जो ई है ई, या जो बी है बी, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, आरएमएस। कंप्लीट साइकिल के दौरान ये एवरेज एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा होती रहती है इसलिए एवरेज बोलना पड़ेगा। कंप्लीट साइकिल के दौरान ये एवरेज एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में। फार्मूला बहुत बढ़िया है, सही है, लेकिन बेटा ये जो ई है ई, ये कौन सी वाली है, आरएमएस वैल्यू है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एवरेज एनर्जी है, या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एवरेज एनर्जी है, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। बेटा यार इसको मैं लिख सकता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाय रूट 2 भी लिख सकता हूं। भाई अगर पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड के फॉर्म में आएगी तो फार्मूला वो बन गया। देख कंफ्यूज मत होना, न्यूमेरिकल बड़े कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल है इसके, अगर आ जाए तो। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। नहीं, बी की वैल्यू तो हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी ना, तो बनेगा हाफ म्यू नॉट, ऐसे रहने दो, बी की जगह क्या पुट करूंगा, बी नॉट बाय रूट 2। ओके, इस फॉर्म में ये बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर बेटा 2 हो गया, 1/2 4 हो गया एप्सिलॉन नॉट ए नॉट का स्क्वायर, या 1/2 बी नॉट का स्क्वायर म्यू नॉट, 2 नहीं 4 हो गया, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 होके ये 4 हो गया। तो अगर तो बेटा एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ई लिख दी, ई आरएमएस वैल्यू है मेरे भाई, तो हाफ लगेगा। अगर इन टर्म्स ऑफ ई नॉट लिखी है, ई नॉट या बी नॉट लिखे तो 4 आएगा, 1/4 आता होता। ठीक है जी, एक ये भी हो गया। अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है इक्वल होती है यार, इक्वल। कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। एवरेज एनर्जी ये इक्वल होती है, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है। चेक करना, अगर मैं म्यू बी इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट का यूज करता हूं और इसको लिखता हूं 1/4 1 बाय म्यू नॉट। ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी ई नॉट और बी नॉट में, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें ई नॉट बाय बी नॉट किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है। ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट बाय सी आ गया ना। बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय सी। देख बी नॉट की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, ई नॉट बाय सी, तो यहां पे 1/4 म्यू नॉट था ही, इसकी जगह क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, ई नॉट बाय सी। 1/4 हो गया यार, ये क्या बन गया, ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है म्यू नॉट,
साथ में क्या हो गया सी स्क्वायर। लेकिन यार ये देख सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देगा तू 1/μ0 रूट खत्म हो गया ना। सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1/μ0 तो नीचे सी स्क्वायर है, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा 1/4 E0 का स्क्वायर चल ही रहा है, ये भी चल ही रहा है, सी की स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा ये वाली वैल्यू, तो ये घूम के ऊपर चले जाएगा, ये घूम के ऊपर जाएगा तो ये μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तो μ0 कट जाएगा और ये 1/4 E0 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू E0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब सोचो म्यू बी से मैंने शुरुआत की, लेकिन आ क्या गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, जो कि क्या है म्यू ई के इक्वल है। तो बात को समझो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होती है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी एनर्जी होती है। याद रखने यार फार्मूले क्या आएंगे, काम आएंगे। ओके, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होती है। अब अगर कोई कहे टोटल एनर्जी कितनी होती है टोटल, तो यार जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी साइकिल में एवरेज एनर्जी है ना, ये टोटल जो एनर्जी है इसकी डबल हो जाएगी। अगर मान लो कोई कहता है कि किसी भी वक्त टोटल एवरेज एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो टोटल है ईएम वेव में, तो अगर बेटा टोटल वाली मांग लेता है टोटल, तो टोटल एनर्जी एवरेज वाली एनर्जी नहीं है, सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। जितने फार्मूले लिखे हैं बेटा एनर्जी के नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फार्मूले लिखे हैं हमने। तो ये क्या आएगी बेटा, ये इसकी डबल आ जाएगी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड वाली है इलेक्ट्रिक वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड वाली है। जो टोटल होगी, टोटल एवरेज होगी, दैट विल बी हाफ B0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0 आ जाएगी। हाफ B0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0, इसकी डबल आ जाएगी। या हाफ ऊपर वाले के हिसाब से देखोगे एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, मतलब इनकी डबल। वो 1/4 था ना बेटा, उसकी डबल कर दोगे। अगर ये लिखा हुआ है तो ये टोटल है मेरे भाई। अगर 1/4 B0 स्क्वायर बाय μ0 है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली या मैग्नेटिक फील्ड वाली, दोनों जो मर्जी लगा लो यार, होती तो क्या है इक्वल ही है ना। एवरेज एनर्जी तो क्या होती है इक्वल ही होती है। तो इन चीजों को थोड़ा ना ध्यान लगाकर आराम से समझने की कोशिश करनी होगी बेटा। आपको आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी, तब ये चीजें आएंगी या तब ये चीजें बनेंगी। ठीक है जी। तो एक ये बात हो गई, ये चौथा पॉइंट बनाया। चौथा पॉइंट मैंने एनर्जी का बनाया था। आप पॉइंट याद करोगे ना, उससे पता लग जाएगा पढ़ना क्या है। पहला पॉइंट सोर्स क्या है, ऑसिलेटिंग चार्जेस। दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक वो डायग्राम बनेगा, इक्वेशन बनेगी। तीसरी बात वेलोसिटी का क्या फार्मूला है। चौथी बात एनर्जी का क्या फार्मूला है। एक पांचवी बात भी कर ही देते हैं। पांचवी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम। पांचवी बात हमें क्या याद करनी है बेटा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम। कोई भी वेव होगी, इट कैरीज मोमेंटम। जब ये किसी चीज पे टकराएगी तो बेटा उस पे फोर्स लगाएगी। देख मोमेंटम होगी, अगर किसी भी चीज के पास मोमेंटम है तो मतलब वो फोर्स लगाएगा, क्योंकि F और P के बीच में रिलेशन होती है, F = dP/dt। अच्छा, फोर्स लगाएगा तो प्रेशर भी लगाएगा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एनी अदर वेव कैरी मोमेंटम। ईएम वेव्स में भी मोमेंटम होता है बेटा। ठीक है, ईएम वेव्स में भी मोमेंटम होता है। तो हम कहेंगे, पांचवा पॉइंट लेके आ रहा हूं, कि ईएम वेव्स कैरी
मोमेंटम। भाई अगर मोमेंटम है इनके पास, अगर इनके पास क्या है, कुछ ना कुछ मोमेंटम है, तो ये फोर्स लगाएगी भाई। जब भी किसी चीज पे टकराएगी तो उस पे फोर्स लगाएगी। अब जब उस पे फोर्स लगाएगी तो मतलब उस पे प्रेशर भी लगाएगी। तो हम कहेंगे, जो फाइनल बात मैं करना चाहता हूं, हम कहेंगे ईएम वेव एक्सर्ट प्रेशर। अगर ये किसी चीज पे पड़ती है तो ईएम वेव प्रेशर भी लगाती हैं, जिसको हम बेटा रेडिएशन प्रेशर कह देते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, रेडिएशन प्रेशर कह देते हैं। तो ईएम वेव्स एक्सर्ट प्रेशर। तो बेटा अगर ये मोमेंटम कैरी करती हैं तो प्रेशर भी इसने लगाना है। अगर मोमेंटम कैरी करेंगी, फोर्स भी लगाएगी। इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो खैर है ही है। अब यहां पे बेटा एक एक्सप्रेशन है कि अगर P क्या है बेटा, जितना इसने मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया, तो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय C। P इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय C। अब इसमें P क्या है यार, इट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड, जिस पे भी टकराई है। U क्या है, वेव के पास जो टोटल एनर्जी। अब यहां पर टोटल एनर्जी बोला है मैंने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोला। वो जो पहले फार्मूले चल रहे थे वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के थे, ये एनर्जी है। C फिर वही है स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये फार्मूला भी चेंज होता रहता है बेटा। अगर मैं मान के चलूं कि जब यहां से रेज आई और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुई है, क्या हुई है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, मतलब वेव रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आई, एब्जॉर्ब होगी सारी, तो फार्मूला U/C है। अगर कभी कभी वेव्स पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गई तो जो मोमेंटम डिलीवर्ड है वो 2U/C आएगा, क्योंकि जाके वापस भी आ गई ना। ठीक है, अगर बेटा कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गई वेव्स की तो 2U/C है। U एनर्जी है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, P मोमेंटम ट्रांसफर्ड है। और अगर बेटा कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुई है तो ये एक्सप्रेशन आएगी, 2 लग जाएगा। हां, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए, कभी कभी क्या, ज्यादातर ऐसी सिचुएशन ही आती है कि ना तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुई है ना ही कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुई है, मतलब कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इन दोनों के बीच की कोई एक्सप्रेशन आती होती है। अब वो जब आएगा उसको अलग से डिस्कस करवाएंगे। फिलहाल वही बात, पॉइंट फैल जाते हैं, फिर याद कुछ नहीं रहेगा। तो पहला बात सोर्स, दूसरी बात रिप्रेजेंटेशन, उसमें इक्वेशन आ गई, तीसरी बात वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, चौथी बात एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के जो फार्मूले आ गए, पांचवी बात में ये रेडिएशन प्रेशर और मोमेंटम कितना ट्रांसफर है उसकी एक्सप्रेशन आ गई। अब अगली बात प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स बेटा। अगली बात प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी हैं, जिनमें से कई मैंने डिस्कस कर ली, एग्जाम में आ ही जाते होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक एक करके जब लेके आऊंगा फिर वही बात है, टाइम ज्यादा लग जाएगा और ये फिर से 1 घंटे से ऊपर ना लेक्चर निकल जाए। तो हम कैमरा बंद कर कर पहले सारी प्रॉपर्टीज यहां पर लिस्ट आउट कर देंगे, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे, नोट्स आपको दे देंगे, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हमने करना है, तब तक इसको नोट करो। अगला टॉपिक आ रहा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके भाई, तो यार ईएम वेव्स काफी कुछ कवरअप कर लिया यार हमने। अब इसकी लास्ट स्टेज में ना 2 ही लेक्चर में मैंने कहा था कवरअप करने की कोशिश है, आज अब हो ही जाएगा, कर देंगे इसको। तो अब लास्ट स्टेज में यार 2 पार्ट हैं इसके। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमने लगभग 90% काम प्रॉपर्टीज वाला कर ही लिया, उन्हीं चीजों की क्या है कंपाइलेशन है।
लेकिन एक हेडिंग होनी चाहिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर्टीज पे ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो इतनी देर से जो हम डिस्कस कर रहे थे ईएम वेव्स क्या होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, यार वो प्रॉपर्टीज आधी से ज्यादा उसमें हमने कवर अप कर ली, उन्हीं की कंपाइलेशन है। बट एग्जाम के लिए आप इस हेडिंग के अंडर कि जी प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉपर्टी एग्जाम में आ जाती है। कभी कहा जाता है 3 प्रॉपर्टीज बताओ, 4 प्रॉपर्टीज बताओ, बीच में से निकाल के कोई क्वेश्चन डाल देगा। और एक फिर इसमें लास्ट में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब कि ईएम वेव्स तो अभी तक हम जनरल पढ़ रहे हैं, अब ईएम वेव्स तो कई टाइप की हो जाएंगी, उसकी टाइप्स निकालोगे ना, जैसे लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, माइक्रोवेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही हैं, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब उसके पार्ट हैं। अब उस पार्ट्स की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या क्या वेवलेंथ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना इस चैप्टर में, पहले अगर डिस्प्लेसमेंट करंट था तो या तो क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट से आता था, या प्रॉपर्टी से, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स आ जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, वेवलेंथ अगर हो सके वो भी याद होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ईएम वेव्स हैं, उनके यार यूजेज याद होने चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में 3 जगह से क्वेश्चन निकलता है। एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट, वो अब सिलेबस में नहीं रहा। दूसरा प्रॉपर्टीज, जो हमने आधे डिस्कस कर ली, 1-2 रह गई होंगी, वो भी हम डिस्कस करवा रहे हैं। और तीसरा ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके यूजेस। वो लास्ट में एक टेबल लेकर आऊंगा, टेबल में सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। 3 ही जगह पे क्वेश्चन निकलता है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट वो निकल गया, तब 2 ही जगह बच गई, 2 ही जगह से क्वेश्चन निकलेगा। एक क्या प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज हम आधी से ज्यादा कवर अप कर ही गए हैं। ध्यान से अगर देखो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने क्या याद रखनी है कि दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, ट्रांसवर्स आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जिस तरह प्रोपेगेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। ये फुल डिटेल में हमने कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यार, ट्रांसवर्स इन नेचर, नीड नॉट एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फैलते हैं, वो वैक्यूम में भी फैल सकते हैं। हाँ, अगर कोई और मीडियम आ जाएगा वैक्यूम के अलावा तो उसमें तो चलेंगी। अगर ना आए, कल ही वैक्यूम ही हो, तो उसमें और बढ़िया से चलेंगी। तो हमने क्या लिखा है, नीड नॉट एनी मीडियम। नीड नॉट मतलब किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, अगर मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोपेगेट करेंगी, लेकिन जरूरत नहीं है। नीड नॉट एनी मीडियम, ओके। कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस और ऑसिलेटिंग चार्जेस। ये हमने वैसी स्टार्टिंग यहां से की थी कि सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस, या कह लो एक्सीलरेटेड चार्जेस। लेकिन मैंने बोला सिस्टमैटिक, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कंटिन्यूस टाइप ऑफ वेव्स बनानी है तो कहां से निकलेंगी, एक्सीलरेटेड की बजाय ऑसिलेटिंग वर्ड यूज करना चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी में भी कोई खास बात नहीं है, नहीं बात तो खास है, लेकिन अब तक वो कॉमन होगी हमारे लिए। अब तक वो हमारे लिए क्या होगी, कॉमन होगी, याद करने में या समझने में कोई खास बात नहीं है। ठीक है जी। अगली बात स्पीड के बारे में देख लो। स्पीड के बारे में हमने बात कर ही ली हुई है कि वैक्यूम में, इन वैक्यूम जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, जो मर्जी हो, दे ऑल ट्रेवल विद अ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब बेटा लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर ही है, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, तो वैक्यूम में जो स्पीड लाइट की है वही बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी हो जाएगी। ये वैसे ही याद होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद ए स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वैक्यूम मीडियम चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाती है। ओवरऑल स्पीड का फार्मूला ये याद रखना है, अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, वैल्यू पुट करोगे तो ये आ ही जाएगी। अगर बेटा आप किसी और मीडियम की बात कर रहे हो तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, या फिर पिछली बार करके बताया था ये बेसिक फार्मूला। अगर सी लिखा हुआ है तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कई जगह पे काम आएंगे भाई। ये एक्सप्रेशंस कहां से आए, अब उसके चक्कर में हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, सब प्रूव होके आते हैं, लेकिन वही सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके हिसाब से हम डील कर रहे हैं चीजों को। ओके जी, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली बार बता तो दिया था मैंने बीच में, लेकिन उस पर स्ट्रेस नहीं दे पाया था मैं। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई, इक्वेशन भी मैंने बताई, इक्वेशन भी उसकी लिखनी आनी चाहिए आपको। वो हो गया, अब यहां पर रिपीट नहीं करते, टाइम खराब होगा, वीडियो दोबारा देख लेना पिछला वाला। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ट्रांसफर नेचर है तो उसकी अपनी इक्वेशन होगी, इक्वेशन होगी तो उसमें ई नोट और बी नोट आएंगे ही आएंगे। भाई ई नोट और बी नोट का रेशियो हमेशा किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा, 3 × 10⁸। यहां से यह पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा होता है। यार ईएम वेव प्रोपेगेट कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों इकट्ठे चलते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा है। भाई ई नोट और बी नोट का रेशियो कितना आ रहा है, 3 × 10⁸। ये छोटा मोटा रेशियो नहीं है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, बहुत जबरदस्त रेशियो है। तो एक ये पता होना चाहिए। बाकी हमने एवरेज एनर्जी डेंसिटी याद करो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का खुलकर फार्मूला करवाया था, काम आता है इसलिए उसको पहले करवा दिया। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। इस एक्सप्रेशन में समझ लो ये जो ई और बी है वो उसकी एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर एवरेज का मतलब वो एवरेज नहीं है जो हमने पहले फाइंड की थी, यहां पे एवरेज का मतलब रूट मीन स्क्वायर वाली एवरेज। तो ये ई जो है ई, ये आरएमएस वैल्यू, अगर एसी वाले चैप्टर के साथ, यहां इस चैप्टर में इसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, लेकिन एसी वाले चैप्टर के साथ कंपेयर करके देखूं तो ये आरएमएस वाली वैल्यू है। इसकी जगह ई नोट बाय रूट 2 पुट होगा, इसकी जगह बी नोट बाय रूट 2 होगा। इन टर्म्स ऑफ ई नोट एंड बी नोट आपको पता ही है, कर दिए थे हमने पिछली बार। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, यहां पे ई नोट बाय रूट 2 पुट करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर ई नोट लिखा हुआ है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर, साथ में 1/2 आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। इसी के नीचे, ये तो लिख ही लिया, बॉक्स बन गया, इसी के नीचे इसको ई नोट के टर्म्स में भी लिख लो। मैं नीचे नहीं जा सकता, नीचे फ्रेम से बाहर चले जाएंगे हम, ये 1/4 हो जाएगा, ये ई नोट हो जाएगा। और इसको भी ई नॉट सॉरी बी नॉट के टर्म्स में लिखोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये बी नॉट हो जाएगा। इग्नोर किया हुआ चैप्टर हो जाता है कई बार, ये छोटा चैप्टर है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने आप कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। पढ़ाने वाले कहते हैं यार ईएम वेव से अपने आप कर लेना, पढ़ने वाले कहते हैं कोई चक्कर नहीं, कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, ये चैप्टर रह ही जाता है। लेकिन भाई हमने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया, जितना इसको ड्यू टाइम चाहिए था हमने इसको दे दिया। अब ऐसे आपने भी अपनी तरफ से जितना इसका ड्यू बनता है ना, जितना टाइम इस चैप्टर को देना चाहिए, जितना ये डिजर्व करता है भाई नंबर के हिसाब से, 3 नंबर का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर है ही है ना, तो उतना टाइम आप दो यार, लेक्चर भी लगाओ और इसको नोट्स से स्टडी भी करो। इनमें से क्वेश्चन निकल के आएंगे, कॉम्पिटिटिव में भी आ जाएंगे और बोर्ड में भी आएंगे। तो एक ये प्रॉपर्टी होगी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगी ये ज्यादा कहीं न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा। हाँ, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इस चैप्टर में ईएमए में 2 जगह से न्यूमेरिकल आते हैं।
एक तो इस पे बेस्ड, या फिर उसमें कई बार ये वाला फार्मूला भी यूज हो जाता है, या फिर इक्वेशन दी रखी है उसमें से कंपेयर करके वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। याद करो, पता ही होगा कि इक्वेशन आपको पता ही है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और इधर B इज इक्वल टू बी नॉट, ये यही रहेगा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये y लिखा था हमने, ये z लिखा था, कुछ भी हो सकता है, तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक बेटा इस इक्वेशन पे बेस्ड बड़े सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, यानी इस चैप्टर में यहां से भी न्यूमेरिकल्स निकलेगा या इस फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। बाकी ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या होते हैं, आपको इक्वेशन दे रखी है वैल्यूज के साथ, यहां पे लिखा हुआ है 200, यहां लिखा हुआ है 100 मान लो, यहां पे भी कुछ 0.5 लिखा हुआ है, तो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब निकालना होता है। करवा देंगे, उसको भी लाइव क्लास में करवाएंगे इन चीजों को। तो इस पे क्वेश्चन आ सकती है न्यूमेरिकल, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज वैसे पूछी जा सकती हैं। ये प्रॉपर्टी देखो, एक और लिखी हुई है कि विजुअल सेंसेशन टू अवर आई इज ड्यू टू ई। देखो ईएम वेव में दोनों वेक्टर हैं, एक ही साथ हैं, इन फेज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन बेटा जो हमारी विजुअल सेंसेशन कहते हैं ना, लाइट के कारण ही हमें दिखाई दे रहा है, तो जो विजुअल सेंसेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर के कंट्रीब्यूशन के कारण है, मैग्नेटिक फील्ड वाले के कारण नहीं। इसलिए याद रखना कि जो विजुअल सेंसेशन कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसलिए इसको लाइट वेक्टर भी कहते हैं। मतलब लाइट वाला जो इफेक्ट है वो किसने देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने। ठीक है जी। अब यहां पर बेटा लास्ट की 8, 9, 10 प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे हमने डिस्कस कर दी थी, ये रह गई, अब कर देते हैं। ये हमने डिस्कस कर दी थी, ये हो गई। ये डिस्कस कर दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं दे कैरी मोमेंटम, उनके पास मोमेंटम तो होता ही है। जब मोमेंटम होगा तो फोर्स लगाएंगी, जब किसी भी चीज पे पड़ेंगी भाई फोर्स लगाएंगी तो प्रेशर भी लगाएंगी। तो जब ईएम वेव किसी पे पड़ती है तो रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। क्या एक्सर्ट करती हैं, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है जी। अब कोई वेव अगर पड़ रही है किसी चीज पे, स्ट्राइक कर रही है, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है उसका फार्मूला क्या था, या तो U/c था, अगर सारी एब्जॉर्ब हो जाती है तो U/c है, सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है तो 2U/c है। वो मेरे ख्याल से लिखवा दिया मैंने आपको, तो उसको देख लेना। अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए तो U/c है, अगर रिफ्लेक्ट हो जाए 100% तो ये 2U/c बन जाएगा। बाकी इनबिटवीन सिचुएशन बाद में देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह के हिसाब से। ओके, सारी प्रॉपर्टी हो गई, ये दो रह गई यार। अब इन दोनों में को खास बात नहीं है, याद रखना है आपने, कई बार ना आ जाता है। ईएम वेव्स होती हैं, उसकी इक्वेशन है, उसकी एनर्जी की इक्वेशन है, बहुत कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना बेटा, उनके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। याद रखना, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि जी भाई अब ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। ठीक है जी, पॉइंटिंग वेक्टर, ध्यान से सुनना। पॉइंटिंग वेक्टर, कोई भी ईएम वेव होगी बेटा, जब वो ट्रेवल कर रही है तो इट कैरीज एनर्जी। अब एनर्जी कैरिड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। अगर वो कह ले डिफाइंड पॉइंटिंग वेक्टर तो क्या बोलोगे, एनर्जी ट्रांसमिटेड कह लो, एनर्जी ट्रेवल्ड कह लो, कैरिड नहीं कहेंगे। ट्रेवल कर रही है या ट्रांसमिट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, वही वर्ड यूज करेंगे। तो पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ अ ईएम वेव मे बी डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखो रेट वर्ड यूज कर दिया तो पर यूनिट टाइम तो यहीं पे आ गया, तो चाहे आप कह लो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, चाहे आप कह लो इट इज फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो
पॉइंटिंग वेक्टर याद रखना है, क्या चीज है डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी बड़े इसकी एक्सप्रेशन फिर वही बात यार, यहां पे डायरेक्ट ही ली है हमने एक्सप्रेशन इसकी E क्रॉस H। याद करो मैग्नेटिक फील्ड को वैसे B से डिनोट कर देते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे टर्म्स में भी डिफाइन किया जाता है जिसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते थे यार, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में H से इसको डिनोट करते थे। आमतौर पे मैग्नेटिक फील्ड हम B यूज करते हैं, लेकिन एक H के टर्म्स में भी यूज किया जा सकता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होती है कि H इज इक्वल टू बी बाय म्यू नोट होता है, मीडियम का इफेक्ट भी आ जाएगा तो B हो जाएगा वो। ओके, सो पॉइंटिंग वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकती हो, इट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड H। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, H मैग्नेटिक फील्ड है। H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल सी कहानी है, E क्रॉस H करना है, दोनों फील्ड का यार क्रॉस प्रोडक्ट करना है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त जब मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे ना, उसमें H यूज करना है। H और B में रिलेशन है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले तो ये फार्मूला याद करो कि पॉइंटिंग वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बस मैग्नेटिक फील्ड में B नहीं यूज करेंगे, H यूज करेंगे तो पॉइंटिंग वेक्टर आएगा। अब उसको B के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो B बाय म्यू नोट लिख दो। ये रिलेशन याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भाई H और B के बीच में। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट है, A क्रॉस B AB साइन थीटा या EB साइन थीटा हो गया, नीचे म्यू नोट आ रहा है बस। ओके जी, अब क्योंकि E और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने 90 लगा दिया। क्या बन गया, EB डिवाइडेड बाय म्यू नोट बन गया। जो भी है आपको एक्सप्रेशन और फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। पॉइंटिंग वेक्टर का E क्रॉस H है या EB डिवाइडेड बाय म्यू नोट है, उनके बीच में 90 डिग्री होता है, उससे वो 90 डिग्री 1 हो गया हुआ है, साइन 91। ठीक है जी, तो इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंटिंग वेक्टर। अब अगली बात आ गई यार, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या चीज है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ही होता है। बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर या इंटेंसिटी लगभग एक ही बात है। इंटेंसिटी की भी डेफिनेशन यही है कि इट इज एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर सेकंड पर यूनिट एरिया। वो पॉइंटिंग वेक्टर की भी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी, इट इज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी यहां पे जब मैं बोलूं किसी भी वेव की, अगर डेफिनेशन मांगनी हो तो ठीक है, इट इज एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस या वेव एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, लेकिन अब इसको पॉइंटिंग वेक्टर के साथ रिलेशन कर दूं, डेफिनेशन तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी आ रही है, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू पॉइंटिंग वेक्टर ही होता है भाई। लेकिन बस पॉइंटिंग वेक्टर लिखते हैं वक्त क्या बोलना है, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। तो इट इज एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। देखो पॉइंटिंग वेक्टर क्या था, EB बाय म्यू नोट, बस उसकी कौन सी वाली लेनी है, एवरेज वाली वैल्यू लेनी है। E और B की एवरेज वाली वैल्यू ले लोगे तो पॉइंटिंग वेक्टर की भी एवरेज वाली आ जाएगी। लेकिन मैंने बोला यहां पे एवरेज का मतलब वो एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं है, एवरेज का मतलब तो फिर RMS ही यूज होगी यहां पर। ओके, बस EM वेव्स के केस में RMS वर्ड नहीं यूज करते, यहां पे एवरेज वर्ड यूज करना है। तो एवरेज वैल्यू यही है EB बाय म्यू नोट। बेसिकली इंटेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर एक ही बात है, बस इतना ख्याल रखना है कि पॉइंटिंग वेक्टर में जो E और B यूज किए हैं वो एवरेज यूज किए हैं। एवरेज का मतलब मैंने बोला न्यूमेरिकल्स के हिसाब से RMS वाली वैल्यू। अब E की जगह E नोट बाय रूट 2, B की जगह B नोट बाय रूट 2। बस यहां कंफ्यूज मत होना, एवरेज वो मत बोलना कि 2 बाय पाई E नोट लगाऊंगा मैं, लगाऊंगी, वो नहीं, ऐसे नहीं चलता। यहां पे बोलना एवरेज है, क्योंकि यार EM वेव्स है, ये कोई एवरेज वैल्यू नहीं है, एवरेज एनर्जी है। लेकिन यूज कौन सी होती है, जब भी कोई वेव वगैरह होती है वो उसकी RMS वैल्यू, RMS में इसलिए बोल देता हूं ताकि उसके साथ लिंक बैठ जाए, बढ़िया से लिख लो। तो इंटेंसिटी पॉइंटिंग वेक्टर एक ही बात है, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन वही थी,
एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। लेकिन जब इंटेंसिटी को पॉइंटिंग वेक्टर के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो वर्ड एवरेज यूज करते हैं, इट इज एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। अब एवरेज वर्ड यूज कर दिया, लेकिन वैल्यू कौन सी यूज होगी, आरएमएस वैल्यू, इससे यह रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको भी आप कर सकते हो। तो ये थी यार प्रॉपर्टीज, जितनी मर्जी याद कर लो, लेकिन अब ये 10 प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना लो, इनको बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो। अगर ये 10 की 10 रिकलेक्ट कर लेते हो तो आपकी बात बन जाएगी, इनमें से कहीं ना कहीं से बेटा क्वेश्चन भी निकल कर आ जाएगा, यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी निकल कर आएगा, किसी ना किसी पे तो आ ही जाएगा इसमें से। तो प्रॉपर्टीज याद करो। इसके बाद फिर क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब भाई यार अपनी अगली बात जो आ रही है वो लास्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने बात की कि अब जो ईएम वेव्स है ना, ईएम वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जनरल नेम है बेटा। अब इसमें हम अगर अरेंज करने लग जाएं, कोई भी ऑर्डर चेक कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लो, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ले लो, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ले लो। एनर्जी के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज कर दो वेव्स को, तो उसको यार उन वेव्स का क्या कह सकते हैं, हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। जैसे जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में यार बढ़ जाती है वो। अब वहां पे भी हम क्या कह देते हैं, जिसका क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। वो जो विबग्योर आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब विबग्योर में क्या है, वो डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन यार वो वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज हुए हैं। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। सबसे कम वेवलेंथ वॉलेट की है, सबसे ज्यादा किसकी है, रेड की है। तो विबग्योर जो बनता है बेटा, दैट इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम, क्योंकि वहां पर भी ये जो वेव्स हैं, लाइट जिस पार्ट से बनी हुई है, लाइट जिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से बनी हुई है, उनके अलग अलग कलर होते हैं। तो एक ऑर्डर में अरेंज कर दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। ऐसे यार ईएम वेव्स बहुत तरह की होती हैं। अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करने लग जाऊं तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उन ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज में चेंज होता जाएगा। अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी की है, वो कम एनर्जेटिक है, वो पेनेट्रेट नहीं कर सकती किसी छोटी मोटी चीज को भी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हाई कर दूं तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, एनर्जेटिक हो जाएंगी, स्टील को भी पेनेट्रेट कर कर निकल जाएंगी। अब जैसे एक्सरेज हैं, एक्सरेज हमारे फ्लैश को पेनेट्रेट करके निकल जाती हैं, वो भी ईएम वेव है। जो लाइट है वो नहीं निकलती भाई, वो रिफ्लेक्ट होके इसको हमारी बॉडी को पेनेट्रेट नहीं कर पाती। एक्सरेज है, बॉडी को पेनेट्रेट कर जाएंगी, बोन्स को पेनेट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए उसकी इमेज बनवा देती हैं। इससे भी ज्यादा एनर्जेटिक रेज है, गामा रेज है, वो बोन्स को भी क्या कर जाएंगी, पेनेट्रेट कर जाएंगी। यार कई बार तो स्टील की रॉड को भी पेनेट्रेट कर जाती हैं। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इनके कैरेक्टर में चेंज होता जाएगा। अब उनके हिसाब से इनके डिफरेंट नाम रख दिए जाते। तो ईएम वेव एक लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें अब कई वेव्स है। अब उसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, कुछ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको अरेंज करूं, जो मैं कहता हूं तुम लोग भी याद करना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी याद करो, वो बेटर है, याद रह जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी याद करो। तो ईएम स्पेक्ट्रम जो है, अगर मैं इसमें अरेंज करता हूं बेटा, तो सबसे पहले इसमें जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की है उनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। अच्छा, इनसे भी कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं, उनको ऑसिलेटिंग वेव्स कह देंगे बस। लेकिन हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियो वेव से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी की मान के चल रहे हैं हम। रेडियो से फिर अगली जो आ जाएंगी आपकी, वो आ जाएंगी माइक्रोवेव्स। अब सब सुनी होंगी आपने, माइक्रोवेव्स। इससे जो नेक्स्ट
आपके आएंगी दोज विल बी इंफ्रारेड वेव्स, IR बोल देंगे। इससे अगली फिर लाइट है यार, जो विजिबल लाइट है अपनी, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएंगी अल्ट्रा वॉयलेट यानी यूवी। नेक्स्ट फिर एक्सरेज हैं। अब एक्सरेज में भी हाई एनर्जी एक्सरेज, लो एनर्जी एक्सरेज हो सकती हैं। और एक्सरेज के बाद बेटा जी फिर क्या है, गामा रेज हैं। इनके आगे भी होती है कॉस्मिक रेज, लेकिन हम यहां तक याद करेंगे। तो ये सीक्वेंस है यार, ये याद रखना है आपने, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले रेडियो वेव्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 याद कर लो, बहुत हो जाएगा हमारे लिए। अब इसमें करना क्या है, एक तो बेटा हमें इनकी फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी में ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है, ये तो है नहीं कि 10⁵ हर्ट्ज की रेडियो वेव है। अब रेडियो वेव्स की अपनी रेंज है यार, स्पेक्ट्रम है ना। ये तो समझ लो EM वेव्स जो है, अगर मैं शुरुआत करता हूं रेडियो वेव से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻³ हर्ट्ज यानी किलो से लेकर ये 10⁻22 हर्ट्ज तक चले जाएगी। 22-23 वाली ये गामा रेज हो जाएंगी, 3-4 वाली रेडियो वेव्स हो जाएंगी, और बाकी बीच में आ जाएंगी। तो ये लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी, कि इतने से इतने तक। उसका कुछ हिस्सा रेडियो वेव्स है। जैसे अगर मैं बात करूं तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि ये कुछ किलो हर्ट्ज से कुछ गीगा हर्ट्ज तक जाती है, फ्रॉम फ्यू किलो हर्ट्ज टू फ्यू गीगा हर्ट्ज। आमतौर पे इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज में 10⁻³ किलो हो गया ना, 500 किलो हर्ट्ज से वैसे शुरुआत करते होते हैं, 500 किलो हर्ट्ज से, ठीक है। तो 500 किलो हर्ट्ज, किलो में 3, 500 में 2 हो गए। तो इसकी ओवरऑल 10⁻5 से लेकर 10⁻8 या 9 तक भी चले जाएगी। अब 8 या 9 में ज्यादा फर्क नहीं है, महसूस कर पाएंगे, क्योंकि बाउंड्रीज जो है ना स्ट्रिक्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 5 जो 9 वाली है उसको रेडियो वेव नहीं बोलना, 9 वाली को भी रेडियो वेव बोल देंगे, वो बड़ी हाई एनर्जी वाली रेडियो वेव हो जाएगी। वैसे 9 से क्या स्टार्ट हो जाएगी, आपकी माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा जो बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज 8-9 बाउंड्री है, जैसे 9 बाउंड्री है। अब 9 तक वाली को भी कई बार रेडियो वेव्स की कैटेगरी में डाल देंगे। वैसे 9 से माइक्रोवेव शुरू हो जाएंगी। तो बाउंड्रीज में थोड़ी कंफ्यूजन वो रहेगी। वो तो एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम दे रखा है, उसमें भी ओवरलैपिंग शो किए हुए हैं, आप देखना उस डायग्राम को। तो ओवरलैपिंग होती रहेगी, फिर भी मोटे तौर पर आपको अंदाजा होना चाहिए। एग्जैक्ट मैं टेबल में लिख दूंगा, अभी टेबल बनाऊंगा एक, उसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार बिना टेबल के बात कर लेते तो बढ़िया रहता है। तो माइक्रोवेव्स बेटा 9 से लेकर 12 तक कौन सी कैटेगरी आ गई, माइक्रोवेव्स चलती है क्या 9 से 12। तो 9 से 12 माइक्रोवेव्स, इसका तो यही याद रख लेना, चलती है क्या 9 से 12 माइक्रोवेव्स। इंफ्रारेड, अब 12-13 से कौन सी शुरू हो जाएंगी यार, इंफ्रारेड हो जाएंगी। अगर मैं 12 ही लगा दूं, 12 से लेकर 13 तक कह लो, या 14 तक भी चले जाएगा। 14 से लाइट शुरू हो जाएगी, 14 से विजिबल पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर 10⁻14-15 ये कौन सी है आपकी, विजिबल लाइट। 14-15 क्या है, विजिबल लाइट। इसके बाद फिर आ जाएगी आपकी 14-15 के बाद 16 लगा लो, या 15 से शुरू कर लो। ओके, मैंने बोला ये वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। जब आप लाइट का भी स्पेक्ट्रम बनाते हो ना, तो एक कलर, ये नहीं है कि एक कलर एकदम लाइन लगी हुई है कि वॉयलेट खत्म होगा फिर अगला शुरू होगा फिर लाइन लगी हुई है। वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं यार,
ओवरलैप होते हैं। ठीक है, जब ग्रीन खत्म हो रहा है तो उसके बाद अगला और पिछला दोनों क्या हो रहे होंगे, ओवरलैप हो रहे होंगे। तो ओवरलैपिंग होगी एक्स रेज 18 से 20-22 तक, 18 से 20 तक मान लो क्या है, एक्स रेज हैं। 21 वाली को कई बार एक्स रेज बोल देते हैं, हाई एनर्जी एक्स रेज। बाकी 10⁻² 21 से 22, 23 ये कौन सी हो जाएंगी, आपकी गामा रेज हो जाएंगी। तो मैं बोल रहा हूं आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी याद होनी चाहिए। सीक्वेंस याद रखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे, और उसके अलावा वेवलेंथ भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला वेवलेंथ याद करना मुश्किल होगा यार, ये याद करना इजी होगा। बाकी अगर आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, c/ν होता है। लैम्डा इज इक्वल टू c/ν। c तुम्हें पता है 10⁸ आएगा, उसमें c में क्या आएगा, 3 × 10⁸ आने ही आना है। लैम्डा इज इक्वल टू c/ν में अब यहां पर न्यू पुट करते जाओ, अपने आप रेंज निकलती जाएगी। जैसे मान लो रेडियो वेव की वेवलेंथ की रेंज चाहिए तुम्हें, तो यहां 10⁵ पुट कर दे यार। 10⁵ पुट करेगा तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ बच जाएगा। और यहां पर 10⁸ पुट कर दोगे तो 10⁻ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन गई, इसकी वेवलेंथ रेंज बन गई। 10⁻1 मीटर से लेके 10⁻³ मीटर तक। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर दोनों याद करने बैठ जाओगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। मेरी सजेशन ये होती है कि यार पहले ये याद कर लो सीक्वेंस, दूसरे नंबर पर कल्ले की क्या याद कर लो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी याद हो गई, वेवलेंथ पे आ जाए क्वेश्चन, आप निकाल लोगे। तो सीक्वेंस, ये वेवलेंथ मैंने बोला हो जाएगी। किसी कोई कहता है कि जिद कर लेता है कि ना मैं तो करूंगा, तो भाई कर ले, बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन तेरा डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन जिद करने के चक्कर में अगर सीक्वेंस भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाओगे, तो फिर ऐसी जिद का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कर लोगे तो कर लो। मेरी सजेशन ये है कि ये सीक्वेंस याद करो, ये याद कर लो। अगली बात, ये जरूर याद करो यार, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा यूजेस पे, कि रेडियो वेव कहां यूज होती हैं। आपने सुना होगा कि रेडियो वेव्स आर यूज इन कम्युनिकेशन। ये जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं ना टीवी के, ये सब टीवी के, रेडियो के, वो किससे आ रहे हैं, रेडियो वेव से आ रहे हैं। उसके अलावा टेबल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कई चीजें। माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव ओवन में यूज होती हैं। दूसरा ये रडार में यूज होती हैं यार, वो जो रडार वगैरह होते हैं ना, चेक करने के लिए प्लेन्स की पोजीशन वगैरह या डिटेक्ट करने के लिए प्लेन आ रहे कि नहीं, रडार में माइक्रोवेव यूज होती है। माइक्रोवेव ओवन में तो चलो होती है, नाम से पता लग जाएगा। ऐसे इंफ्रारेड वेव्स के कुछ यूजेस, ऐसे लाइट के यूजेस। लाइट फिर तुम्हें पता ही है विजिबल हो तो देखने के काम आती है, अगर लाइट नहीं होगी तो जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। अल्ट्रावायलेट कहां यूज होती है, मैं सब उसको टेबल में लेकर आता हूं, आप वहां से नोट कर लेना। बाकी आपके पास बना भी होता है, डिस्कशन बढ़िया हो जाएगी। एक्सरेज का कहां यूज होता है, या गामा रेज का कहां पर यूज होता है। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें यूज वाला क्वेश्चन आमतौर पे आता ही आता है। इस पे बेस्ड, स्पेक्ट्रम पे बेस्ड, मैंने बोला एक सीक्वेंस याद कर लो। आपको 3-4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि आपको नाम दे दिया कि जी अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ और 2 यूज बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज भी बतानी पड़ेगी, यूज भी बताने पड़ेंगे। यहां क्वेश्चन आ गया अल्ट्रावायलेट रेज, एग्जांपल में अल्ट्रावायलेट रेज उठा लिया हमने, अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ बताओ और 2 यूजेस बताओ। भाई तो वेवलेंथ भी बतानी पड़ेगी। अब मैंने बोला वेवलेंथ याद होती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद होती है तो फ्रीक्वेंसी याद कर ले। फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल लेना, वेवलेंथ निकाल लेना, कुछ नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला लैम्डा इक्वल टू c/ν, अंदाजा लग जाएगा। वेवलेंथ वगैरह कई बार 10 की पावर की बजाय वो माइक्रोमीटर वगैरह में ऐसे करके दी होती है, वो आपने देख लेना। तो मैंने बोला पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी दी रखी होगी, फ्रीक्वेंसी मांग रखी होगी, यूज मांग रखा होगा। दूसरा क्वेश्चन वेवलेंथ मांग रखी होगी, यूज मांग रखा होगा। तीसरा क्वेश्चन इसी पे कैसे आएगा, वो फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, वो कहेगा आइडेंटिफाई द वेव एंड गिव
टू यूजेस, ऐसे भी हो सकता है। वो वेवलेंथ दे देगा, वेवलेंथ लिखी होगी, बोलेगा आइडेंटिफाई द वेव या नेम द वेव एंड गिव टू यूजेस। तो 4 तरह से बन गया क्वेश्चन, 5वीं भी है। वो यूज दे देगा, वो कहेगा कि इस पर्टिकुलर यूज में या इस जगह पर कौन सी वेव यूज होती है, कौन सी ईएम वेव यूज होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बता या उसकी वेवलेंथ बता। अब उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए भाई, ये स्पेक्ट्रम तो चाहिए ही चाहिए। स्पेक्ट्रम में क्या याद करना है आपने, सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी, यूज, ये याद कर लो। वेवलेंथ याद होती है, बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो याद होती नहीं है। फ्रीक्वेंसीज फिर भी याद रहती हैं, अगर याद हो जाएंगी बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर निकाल लेना, मैं निकाल लेता हूं जो क्वेश्चन आता है। अब निकालते वक्त यहां पे जब निकालोगे 10 की पावर में आएगा, वो कई बार नैनोमीटर में दे रखी होती है, कई बार माइक्रोमीटर में दे रखी होती है। जैसे एक और चीज याद रख लो यार, जो लाइट है ना, लाइट, ये आगे तुम्हें पता है 7 रंगों से बनी हुई है। अब इसके जो 7 रंग होते हैं उसमें इसकी रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये कुछ चीजें रटनी होती हैं, यहां रट लो। मैं वैसे कहता हूं फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, लेकिन जो विजिबल पार्ट का स्पेक्ट्रम है ना, उसमें ये रट लो 400 से 700 नैनोमीटर। सबसे छोटी कौन सी है, वॉयलेट। सबसे बड़ी कौन सी है, रेड। ये वेवलेंथ है ना, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, सबसे ज्यादा रेड की होती है। ओवरऑल 400 से 700 नैनोमीटर अंदाजे के तौर पे, मोटे तौर पर जो विबग्योर है स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट का, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जाता है। कई जगह पर ये भी चीज काम आ जाएगी। बाकी फाइनल करते हैं इसको, क्लोज कर रहा हूं। एक टेबल लेकर आ रहा हूं, टेबल में सारे के सारे यूज वगैरह एक ही जगह पर आ जाएंगे। चाहिए होगा इस पे बेस क्वेश्चन आएगा। मैंने बार बार बोला इस चैप्टर में ईएमएफ पे कहां से क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट से आता था, वो तो खत्म हो गया। अब बच के 2, एक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएगा, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर आएगा। एक प्रॉपर्टीज पर, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, यूज याद होनी चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो टेबल लेकर आ रहे हैं, उसको भी देखते हैं। ओके बेटा, तो लास्ट स्टेज यार, अब ये टेबल बना दिया है, मैंने कहा ये भी क्यों छोड़ना है, बना दो। अब इसमें बेटा सारी की सारी वेव्स आ गई अपनी प्रॉपर सीक्वेंस में। वही सीक्वेंस अपना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। एक इसकी क्या याद रख लो, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब थोड़ी सी एग्जैक्टली मैंने लिखने की कोशिश की। अब यहां पे मैंने सबके एग्जैक्ट नहीं लिखे बेटा, यहां पे सबके साथ कुछ ना कुछ 4, 3, 2 ऐसे करके होता है, लेकिन अब वो याद ही नहीं रह पाएंगे ना। अपना मोटे तौर पर अंदाजों से ही काम चल जाएगा। हमें फ्रीक्वेंसी वैसी ओवरलैपिंग होती है, तो एक से दूसरे में ओवरलैपिंग करती है। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, अभी हम बात कर ही रहे थे। इसको आपने क्या रख लेना है, याद रख लेना है कि रेडियो वेव 5 से 9, माइक्रोवेव 9 से 11। वैसे मैंने बोला था 9 से 12 ही रखो, 12 ही कर लो यार। वो बुक देख रहा था उसमें मैं 11 दे रखा था, तो 12 याद रख लो। 9 से 12, 11, 12 एक्चुअली क्या है कि इसमें ना 8 इंटू 10⁻11 होता है। अब 8 इंटू 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 मान लेंगे हम। ओके जी, तो ये यार जो भी है फ्रीक्वेंसी रेंज या बोल के क्या बतानी पता ही आपको, ये आपने याद रख लेनी है। ये थोड़ा और एग्जैक्ट है इस वक्त जो मैंने लिखी है, जो मैंने 10⁻11 लिखा था ना, वो 8 इंटू 10⁻11 था एक्चुअली, इसलिए वो 10 पर, लेकिन कल 11 लिख दूंगा, यहाँ तो 8 लिखूं तो 10⁻11 बात बनती है। अगर राउंड फिगर दे दिया तो 10⁻12 है। तो बेटा ये आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने बोल दिया हुआ है। अब इसको बोल बोल के क्या समझाना, नोट कर लो बढ़िया से। आपके बाकी नोट्स में सारा सीक्वेंस एंड प्रॉपर दे रखा। ओके, अगली बात वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भी याद रखना, वेवलेंथ जिस फॉर्म में मैं लिखी है उसी फॉर्म में बढ़िया रहेगा। मैंने बोला था अगर याद हो जाती है बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट कहां से कर लोगे, लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू से। लेकिन जब वेवलेंथ वगैरह के टर्म्स में क्वेश्चन आता है ना भाई, वो mm नैनोमीटर इस टर्म्स में दिया होता है, तो आपको मिलीमीटर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए।
तो एक ये याद करनी होगा, एक ये वाला कॉलम याद करना होगा, ये आपके ऊपर है, कर लोगे बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ना सही निकाल लेना। फिर आ गया सोर्स एंड एप्लीकेशंस। अब एक बार पढ़ लेना है इसको, जरूर देख लेना है जरूर कि कैसे कोई वेव प्रोड्यूस हो जाती है। कई बार ना सोर्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे सोर्स की बात करूं तो आपकी जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस। यार जब भी कोई चार्ज एक्सेलेट या डी एक्सेलेट होगा तो वेव्स तो प्रोड्यूस होनी होनी है। तो कौन सी रेडियो वेव्स जो हैं वो एक्सेलेटेड या डी एक्सेलेशन ऑफ चार्जेस से होती हैं। रेडियो वेव यूज होती है यार कम्युनिकेशन में, देखो यहाँ यूज भी लिख रखा है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन यानी ये जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं ना टेलीविजन के, रेडियो के, ये आ रहे हैं किसके थ्रू? रेडियो वेव्स के थ्रू। अब जो एंटीना लगे होते हैं ना यार, एंटीना में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी एंटीनास है ना जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, उन यहां सिग्नल को रेडिएट करते हैं, क्योंकि सिग्नल सेंड करने के लिए भी एंटीना चाहिए, सिग्नल रिसीव करने के लिए भी क्या चाहिए? एंटीना चाहिए। जैसे हमारे मोबाइल्स है, मोबाइल्स के अंदर एंटीना लगा होता है भाई, वो दिखता नहीं है। पहले पुराने जमाने के मोबाइल होते थे ना, एंटीना निकलता था उसका। अब एंटीना इनमें भी होता है, स्मार्टफोन्स में भी होता है, लेकिन वो इनबिल्ट होता है, बीच में होता है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एंटीना को बाहर ऐसे खींच के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एफएम लगाना हो तो अभी भी एंटीना खींचना पड़ता है। तो जो एंटीना होता है वो सिग्नल सेंड करने के भी काम में आता है, रिसीव करने के भी काम में आता है। एक्चुअली वो ईएम वेव्स जो कौन सी है, रेडियो वेव्स, उनको सेंड कर रहा है और उनको क्या कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो जो एंटीना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बड़ी तेजी से एक्सेलेट या डी एक्सेलेट होते हैं, जिसके कारण ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। तो ज्यादा इतनी डिटेल में नहीं, हाँ आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज होती है, कम्युनिकेशन में यूज होती है, ये याद रख लो यार। तो एंटीना वाली बात छोड़ो। फिर उसके बाद माइक्रोवेव कहाँ यूज हो रही है? ये रडार में यूज होती है। रडार 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 जो आपको एरोप्लेन वगैरह को डिटेक्ट करने के काम में आता है ना, उसको कहते हैं रडार कहते हैं। पढ़ा होगा आप कभी आपने, फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेलीविजन में यूज होती है माइक्रोवेव्स, या माइक्रोवेव ओवन में तो यूज होती है। उसके अलावा इंफ्रारेड वेव्स, इनका यूज याद रख लेना यार। एक लिख दिया, जो मेरे को याद आया मैंने लिख दिया कि इंफ्रारेड वेव ना हीटिंग इफेक्ट देती हैं। ये मस्कुलर स्ट्रेन रिमूव करने के काम में आती है। एक दो यूजेस और आपकी बुक्स होंगी, उसमें से पढ़ लेना। अगली कौन सी दे रखी है? विजिबल। विजिबल का फिर आपको यूज देखो पता ही है, हमने लिख दिया। विजिबल के बिना तो जिंदगी में अंधेरा ही छा जाएगा ना, वो भी आपको क्लियर ही है। फिर आ गया आपका ये कौन सी थी? अल्ट्रावायलेट। ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन के बेटा काम में आती है। कई बार आपने देखा होगा आरओ वगैरह लगाते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस से जो आरओ वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, उसमें यूवी भी लिखा होता है। यूवीज यानी अल्ट्रावायलेट रेस का यूज करके एनर्जेटिक होती है, जर्म्स वगैरह को किल कर देती हैं, ये यूज होती हैं। एक्सरेज आपको पता ही है मेडिकल में, भैया हड्डी टूट जाए तो उसकी फोटो लेने के लिए काम में आती है, तो एक्सरे थेरेपी करने में भी काम आती है, मेडिकल यूज में भी आती है। गामा रेज जो होती है बड़ी हाईली एनर्जेटिक होती हैं, बच के रहना चाहिए इनसे। ये वैसे न्यूक्लियस की स्टडी करने के काम में आती हैं। तो सोर्स रह गए अपने रेडियो वेव्स में बोल रहा था, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन और चार्जेस से। ये आ गया आपकी माइक्रोवेव। बेटा माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने के लिए ना स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइसेस होते हैं, क्लिस्ट्रॉन कहते हैं उसको, क्लिस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन। तो ये सोर्सेस लिखे हुए हैं बेटा। जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स हैं ये वाइब्रेशन ऑफ एटम से होती हैं। जो आपकी विजिबल लाइट है वो एक्साइटेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से होती है। अल्ट्रावायलेट रेज एक्साइटेशन ऑफ एटम। देख इंफ्रारेड में सिर्फ एटम वाइब्रेट करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, डी एक्साइट होंगे तो लाइट प्रोड्यूस होती है, विजिबल लाइट। अगर एटम ही एक्साइट हो जाएगा, जैसे स्पार्क और आर्क लैंप होती है, वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी? अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस हो जाएंगी। एक होती नहीं है वेल्डिंग वगैरह नहीं करते, जो वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं बेटा, वेल्डिंग में वो आर्क लैंप होती है उनके पास। अब वहां पर भी उससे बचकर इसलिए करते हैं ना, वेल्डिंग करने के लिए वो एक मास्क सा पहनते हैं, शील्ड पहनते हैं, मास्क नहीं शील्ड। वो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। तो बाकी ये टेबल आपके सामने ही है। लेक्चर लंबा हो गया होगा, पता नहीं अब कितना लंबा हो गया, 2 घंटे का भी हो गया होगा, तो भी अब एक ही में डालूंगा मैं, 2 का होता नहीं, 1.25 घंटे में मुझे लगता है काम अपना निपट जाएगा। तो ये बेटा लास्ट बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लोज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फिर से बोल रहा हूं,
3 टॉपिक्स बनते हैं जहां पे क्वेश्चन आता है, इतनी बात फैलाकर की, लेकिन टॉपिक कुल मिला के 3 बनते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट करंट बनता होता है, वो सिलेबस में नहीं रहा, उसको छोड़ दो। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा प्रॉपर्टीज पे बनेगा, प्रॉपर्टीज ढंग से क्या करो, याद करो। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो यूजेस पे बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूरा ये स्पेक्ट्रम आ गया अब आपकी आंखों के सामने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और यूजेस, यानी 2 बातें बनती हैं क्वेश्चंस आने के लिए। एक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ढंग से कर लेना, सारी मैंने करा दी, और एक फिर उसके यूजेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा और उसके यूजेस। तो ईएम वेव्स भी हमारा खत्म हुआ, समझ लो पिछली स्टेज खत्म हुई, नई स्टेज शुरू हो गई, इकट्ठे हो गया, लास्ट स्टेज खत्म हो गई, नई स्टेज शुरू हो गई। नई स्टेज मैंने बोला था क्या है, ऑप्टिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे ऑप्टिक्स के साथ, बहुत बड़ी यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट, बहुत टाइम लगेगा उसको कवर अप करने में। तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ऑप्टिक्स। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।